हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस को सॉल्व करते हैं तो इनकरेक्ट ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करें, जब भी आप बीए का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कोई भी क्वेश्चन हो, राइट, आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं करना। आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है जिसको हम बोलते हैं पीओई, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। यानी कि आपको इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करते जाना है, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे ट्रैप आंसर चॉइसेस क्रिएट होती हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। माय नेम इज जूही नरूला, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने आपको कहा कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, और आई एम श्योर आपने प्रीवियस वीडियो भी देखा था, ज़रूर देखिए, राइट। ये जो सीरीज़ क्रिएट की गई है ये इसी इंटेंट से करी गई है कि स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिले। तो हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था सेंटेंस कंप्लीशन स्ट्रैटेजी को, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो वो स्ट्रैटेजी अगर आप इम्प्लीमेंट करना चालू कर दोगे और साथ साथ वोकैबुलरी बिल्ड करना शुरू कर दोगे तो आपका एकदम से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा, राइट। चलिए, तो आज हमारा जो फोकस है वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, जो मैं बोल रही थी पीओई, भी मैं इसको रेफर करूंगी, तो कहीं घबराइएगा मत कि मैम ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की क्या बात हो रही है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपके पास 4 आंसर चॉइसेस हैं जिसमें 3 तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, तो जो बचेगा वो करेक्ट आंसर होगा। हम क्या करते हैं, यूजुअली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपना फोकस सिर्फ एक ऑप्शन पे रख देते हैं और हम खुद को कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये चॉइस क्यों करेक्ट है, जबकि ऐसे मत काम करिए। क्योंकि देखिए, जब आप क्वांट के क्वेश्चंस करते हैं या डीआईएलआर के करते हैं तो क्या है कि अगर से सपोज आपको एक अरेंजमेंट बनाना है लॉजिकल रीजनिंग में, या आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करना है, तो एक ही करेक्ट आंसर हो सकता है। मतलब अगर आपने कैलकुलेशन कर ली और आपको पता चल गया कि यार प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद 15% आ रहा है, तो अगर आपका सारा प्रोसीजर करेक्ट है, लॉजिक करेक्टली अप्लाइड है, तो एक ही आंसर पहुंचेगा, यूनिक, राइट। सो यूजुअली हमारे पास क्या एडवांटेज रहती है इन क्वांट and DI and LR, that the answers are usually unique। बट वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि अगर सपोज करिए आपको एक पैसेज का क्या आइडेंटिफाई करना है, एक पैसेज का प्राइमरी पर्पस आइडेंटिफाई करना है, तो अगर क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं तो 10 अलग अलग तरीके से उस स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। तो 10 अलग अलग तरीके से राइट आंसर चॉइस की फ्रेमिंग हो सकती है। तो यही आपको समझना जरूरी है कि क्योंकि वर्बल में यूनिकनेस फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी चॉइस ना, मैं कैसे भी किसी सेंटेंस को एक्सप्रेस करूं। फॉर सम पर्सन यू कैन मेक अ स्टेटमेंट शी इज थिन, कोई बोलते हैं शी इज लीन, राइट, समबडी कैन से शी इज स्किनी। अब आइडिया एक ही है, बट देयर आर 3 वेज इन विच द स्टेटमेंट कैन बी कन्वेड एंड पॉसिबली मोर ऑल्सो। सो दैट इज द रीजन हम कहते हैं कि आप कभी अपना फोकस पिकिंग में मत रखिए, एलिमिनेशन में रखिए। तो जब भी आप एलिमिनेट करें, आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई ये 3 मेरे आंसर्स क्यों नहीं है। जब भी आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आरसी इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इंश्योर करो कि ये टेम्परामेंट आप बिल्ड कर लो, राइट। तो आई होप मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया कि क्यों प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है और क्यों हम सिलेक्शन को यूजुअली कंसिडर नहीं करते इन वीएआर से। तो अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे ट्रैप आंसर चॉइसेस क्रिएट होती हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो जो पहला ट्रैप है, जो बड़ा कॉमन ट्रैप है, तो ये सारे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आप ये ट्रैप्स को एक नोटबुक में लिख लीजिए, राइट। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ लिखते जाना, क्योंकि बहुत क्रूशल है। और जब भी आरसी कर रहे हो ना, जब भी पैसेज को सॉल्व कर रहे हो, ये बस ट्रैप्स को पढ़ लो और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। धीरे धीरे जब आप 5 से 10 पैसेजेस कर लोगे ना, आपको एकदम से ये सारे कॉन्सेप्ट रिलेट होते दिखेंगे। यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश लॉजिक हियर एंड थिंग्स विल मेक सेंस टू यू। अभी अगर मैं आपको समझाती हूँ तो आप कहते हो मैम ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, हम क्वेश्चंस क्यों नहीं प्रैक्टिस करते। बट कुछ एक्सटेंड तक अगर आपको थ्योरी पता हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, या अवेयरनेस हो कि किस तरीके से आपको एग्जाम में ट्रिक किया जा सकता है, कैसे ट्रैप्स बिछाए जाते हैं, तो क्या होता है कि हम बहुत सॉलिड तरीके से प्रिपेयर्ड होते हैं, है ना। तो जब भी आप कोई भी थ्योरेटिकल लेसन पढ़ें, कोई स्ट्रैटेजीज पढ़ें, तो अपनी नोटबुक में वो स्ट्रैटेजीज चाहे क्विकली लिख लीजिए, राइट। मैं ये नहीं कहती कि क्वेश्चंस लिखिए, ये तो
मैंने कभी भी नहीं कहा, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि जो भी स्ट्रैटेजिक पार्ट है वो ज़रूर आपको लिखना चाहिए, राइट। तो आज देखते हैं कि कैसे इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को क्रिएट किया जाता है। तो पहला ट्रैप है पार्शियली करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, you might get some statements which are 90% correct, at times 95% correct, but कोई एक word या phrase के आने से पूरा का पूरा जो आंसर चॉइस है वो रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली करेक्ट आंसर्स। तो ये एंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकते आप, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, पर कोई एक वर्ड या फ्रेज के आने से वो पूरा का पूरा चॉइस रॉन्ग हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दैट यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द आंसर स्टेटमेंट बिफोर यू कंसिडर इट टू बी द फाइनल आंसर, राइट। सो द नेक्स्ट ट्रैप विच इज दैट स्ट्रॉन्गर क्लेम्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो स्ट्रॉन्गर क्लेम्स का मतलब होता है ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। जैसे ऑथर ने कहा है कि एक इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी, आंसर चॉइस बोलते हैं दिस इवेंट विल हैपन, राइट। तो ये दो अलग अलग बातें, राइट। स्टूडेंट्स यूजुअली कंसिडर कर लेते हैं कि सेम ही बात है। से इन द पैसेज द ऑथर हैज स्टेटेड दैट द इवेंट हैज अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, अगर ऐसे भी बोले ना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग, राइट। ये आपकी पैसेज में स्टेटेड इंफॉर्मेशन है, राइट। सो ये जो स्टेटमेंट है ये सपोज आप पैसेज के बेसिस पे आप कह सकते हो ये ऑथर ने ऐसा इस्टेब्लिश किया है। अब कोई आंसर स्टेटमेंट आपको ऐसा बोल दे कि द इवेंट विल सर्टनली हैपन, तो ये ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम प्रेजेंट कर रहा है, जबकि अल्टीमेटली अथॉरिटी किसके पास है, बॉस कौन है आर्ग्यूमेंट का, वो हमेशा ऑथर है, राइट। ऑथर की सुप्रीमेसी है, ही इज द बॉस ऑफ द आर्ग्यूमेंट, राइट। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आपको ये वर्ड्स मिले, ऑल, ऑलवेज, नन, ओनली, मस्ट, नेवर, यू शुड बी ऑलवेज सस्पिशियस ऑफ द आंसर चॉइसेस। मतलब आपको हमेशा कहीं ना कहीं डाउट आना चाहिए कि यार ये ट्रैप तो नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और इन वर्ड्स को आप अच्छे से लिख लो, सो दैट यू नो देयर इज नो कंफ्यूजन व्हेन यू एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम, राइट। सो यू कुड राइट ऑल दीज वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जहाँ भी इनफैक्ट जब हम समरी के क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे आपको पैराग्राफ का क्रक्स लिखना होता है, तब भी हम कहते हैं कि ये वर्ड्स क्रूशियल है, इनका आपको ज़रूर ध्यान रखना है, राइट। चलिए, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इरैशनल कंपैरिजन। तो कई बार ऑथर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को यूज़ कर लेता है। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको, तो ऑथर ने एक पैसेज लिखा जहाँ पे एक मूवी का डिस्कशन हुआ, राइट। तो उस डिस्कशन में ऑथर ने कहा कि ये जो मूवी लिखी गई है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूवी है, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही मिस्टीरियस दिखाए हैं, एनिग्मेटिक स्टोरी है। एनिग्मेटिक मतलब समथिंग विच इज मिस्टीरियस, राइट। और इतने एक्सटेंड तक फिल्म को कॉन्वोलेटेड बना दिया गया है कि लोगों को ये पिक्चर समझ में ही नहीं आ रही है, राइट। सो क्रिटिक्स आर सेइंग दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू इंटरप्रेट द मूवी राइटली। सो द एंटायर डिस्कशन सेज दैट द मूवी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। तो जो क्रक्स है वो क्या है कि जो पिक्चर है, जो मूवी है, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉन्वोलेटेड, एनिग्मेटिक, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। तो ये इंफॉर्मेशन या ये आइडिया पैसेज आपको कन्वे करता है। अब वो क्या रहा है कि जैसे ही आपने ऑप्शंस देखे तो ऑप्शंस ने बोल दिया, जैसे ही ट्रैप जैसे क्रिएट होना है तो ऑप्शन ने कह दिया कि दिस इज बाय फार the most complex movie ever created या डायरेक्टेड, जैसे भी हो, डायरेक्टेड बाय द डायरेक्टर ओनली और क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर, जैसे भी है। तो यहाँ पर देखिए एक ही मूवी के बारे में बताया गया था, कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी इंटेंस है। पर क्या होता है जब इतना ज़्यादा डिस्कशन हो जाता है ऑन द इंटेंसिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मूवी, तो हम कई बार गलत तरीके से, रॉन्ग तरीके से, इनकरेक्ट मेंटल स्टेट से या इमोशनली ड्रिवन होके ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं दैट दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन।
जबकि जब बाकी मूवीज की तो बात ही नहीं करी ना, सो इन दिस केस वी डोंट नो अबाउट द अदर मूवीज, we don't know about the other movie, so how can we say that this is the most complex one? तो कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट? बट कंपैरिजन के लिए आपको पैसेज में बाकी मूवीज का डिस्कशन होना चाहिए, जबकि बार बार पैराग्राफ में यही कहा जा रहा है कि बहुत कॉन्वोलेटेड है, जो इसके किरदार हैं बहुत मिस्टीरियस हैं, इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट है, क्रिटिक्स नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्योंकि ये आपने लगभग 250 से 300 वर्ड्स में ये समझने की कोशिश कर ली कि अरे मूवी तो खतरनाक ही है, तो अपने आप कहीं ना कहीं हम इन्फर कर जाते हैं विच इज रॉन्ग, राइट? सो प्लीज सी दिस, we don't know about the other movies directed by the author, directed by the producer और director। तो जब भी आपको इस तरह के टर्म्स मिले, कंपैरेटिव टर्म्स, मोर, लेस, मोस्ट, बेटर, वर्स, वर्स्ट, इंफीरियर, सुपीरियर, राइट, तो हमेशा देखना है कि यार एक्चुअली कंपैरिजन हो रहा है या बस आपको फंसाने के लिए एक जाल बुना जा रहा है, राइट? सो ये भी वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, पर ये कॉमन ट्रैप है एंड यूजुअली स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं। सो वी डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन टू अस, इट्स द ओनली पॉइंट दैट वी शुड बी अवेयर, राइट? अब और कुछ क्या कॉमन ट्रैप्स क्या है? कहते हैं करेक्ट आंसर कांट प्रिडिक्ट फ्यूचर विद एग्जैक्टनेस, राइट? तो मैं अगर आपको ये बोल दूं कि ऑन 24th August at 3 PM temperature in Delhi will be 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप कहोगे मैम आप पॉसिबिलिटी बोलो, श्योरिटी से थोड़ी आप बोल सकते हो कि होगा ही होगा, राइट? देयर कैन बी अ थंडरस्टॉर्म, देयर कैन बी रेन, और मे बी इट इज नॉट एज हॉट एज यू आर प्रिडिक्टिंग, राइट? सो वी कांट से एनी फ्यूचर प्रिडिक्शन विद एग्जैक्टनेस। तो एग्जैक्टनेस के साथ आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ट्रैप है रिवर्सल। ये भी बड़ा कॉमन ट्रैप है और बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। रिवर्सल इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट द ऑथर इज स्टेटिंग। रिवर्सल क्या है? ऑपोजिट ऑफ व्हाट द ऑथर इज स्टेटिंग। तो बेसिकली या ऑथर इज स्टेटिंग या फिर क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है? तो आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग benefits of practicing meditation have been discussed in the passage except, और आपने क्या किया? एक्सेप्ट को देखा ही नहीं, राइट? और बच्चे कहते हैं मैम हम इतनी स्टूपिड गलती तो नहीं कर सकते, हो जाती है एग्जाम के स्ट्रेस में, राइट? क्योंकि इतना इंटेंस एनवायरनमेंट होता है कि ऐसा अक्सर बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए इस ट्रैप को आपको मैं स्पेसिफिकली मेंशन करती हूँ। अब है क्या? आपने पैराग्राफ पढ़ा जिसमें मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स की बात हो रही है, राइट? आपने ए स्टेटमेंट देखा, आपने कहा अरे हाँ यार ये बेनिफिट की तो बात हुई थी, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा था, अच्छे से समझा था। आप जल्दबाजी में हड़बड़ में एक को आंसर मार्क कर जाते हैं, जबकि क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कौन से बेनिफिट का डिस्कशन नहीं हुआ। तो आपने क्या किया? क्वेश्चन के टारगेटेड गोल के अलावा उल्टा क्वेश्चन को आंसर कर दिया। सो ऑलवेज बी केयरफुल कि ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जो पैसेज के उलट इंफॉर्मेशन देता हो। नॉट लीस्ट से कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर जो क्वेश्चन टास्क असाइंड है उसको मिस करते हुए हम उल्टा आंसर मार्क कर आते हैं। तो ये वाली गलती आप नहीं करें। दूसरा, जो भी आंसर्स आपको एग्जाम में मिलेंगे दोज हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। तो कोई भी एक ऐसा आंसर स्टेटमेंट जो कम्युनिटी, ट्राइब, रिलीजन, किसी जेंडर को टारगेट करता हो, ऐसा कभी भी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, राइट? सो द आंसर्स हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स आंसर नहीं हो सकते, राइट? जहाँ पे कह दें कि कोई कम्युनिटी बेटर है या कास्ट बेटर नहीं है, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को आपको कंसिडर नहीं करना टू बी द राइट आंसर। एंड देन कई बार होता क्या है कि हम खुद ही इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं और अपने लॉजिक्स तक पहुंच जाते हैं, या आउटसाइड नॉलेज से ड्रिवन हो जाते हैं। सपोज करिए आपको दो स्टेटमेंट्स मिलते हैं, आपने फिजन और फ्यूजन बहुत अच्छे से पढ़ रखा है 11th-12th में, आपको उसका इनसाइड आउट पता है। अब हुआ क्या कि ए स्टेटमेंट आ गया जो आप
के हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है, बट अगर वो पैसेज में नहीं है तो नो मैटर हाउ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट कैन नॉट बी द राइट आंसर. सो बेसिकली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट वट एवर आंसर चॉइस यू पिक, दैट हैज टू बी ड्रिवन फ्रॉम द टेक्स्ट. तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो आरसीज एग्जाम में मिलते हैं वो एविडेंस बेस्ड रीजनिंग पे ड्रिवन होते हैं. मतलब द आंसर शुड बी, मस्ट बी सपोर्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट. अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो चॉइस इनकरेक्ट है, राइट. सो दीज आर सम कॉमन ट्रैप्स. अब एक आरसी को सॉल्व करते हैं अब. So let's now just read this particular passage. I'll step aside. अगर आपको पैसेज को खुद से पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज कर लो और अच्छे से रीड करो, राइट. और अगर आप चाहते हो कि साथ में करना है सो यू कैन जस्ट फॉलो अलोंग द वीडियो, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पैसेज को रीड करते हैं, मैपिंग करेंगे. Climate change is considered to be one of the most serious threats to sustainable development with adverse मतलब जिसका नेगेटिव या हार्मफुल इम्पैक्ट होता है, ठीक है. इसको हम बोलते हैं एडवर्स, ठीक है. सो इसको सबसे सीरियस थ्रेट कंसिडर करा जा रहा है टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, राइट. सो ये हमें समझ में आ गया कि क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, राइट. और किस किस एरियाज पे हो रहा है उसके बारे में ऑथर ने बात कर दी कि ह्यूमन हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे. सो अकॉर्डिंग टू इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो आपसे पूछे कि आईपीसीसी के हिसाब से क्या इंफॉर्मेशन है तो आप इस स्टेटमेंट पर आ जाओगे. सो एवरी टाइम यू आर रीडिंग यू हैव टू डू एक्टिव रीडिंग, यानी कि आपको इन्वॉल्व रहना है और आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चलना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकता है. सो आईपीसीसी के हिसाब से द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हैव ऑलरेडी बीन ऑब्जर्व्ड एंड साइंटिफिक फाइंडिंग्स इंडिकेट मतलब शो करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं दैट प्रिकॉशनरी एंड प्रॉम्प्ट एक्शन इज नेसेसरी. सो प्रिकॉशन क्या होता है? किसी चीज को अवॉइड करने के लिए आप जो एक्शंस लेते हो उसको प्रिकॉशनरी एक्शंस कहते हैं. जैसे सर्दी बहुत है और आपकी मम्मी ने कहा स्वेटर पहन के चले जाओ कहीं ठंड ना लग जाए, सो दैट इज प्रिकॉशनरी. एंड प्रॉम्प्ट इज क्विक एक्शन, राइट. इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है. तो आपसे क्वेश्चन आया कि आईपीसीसी ने क्या बोला है, सो यू कैन कम बैक एंड गेट द आंसर. अभी याद करने का प्रेशर मत लीजिए. Vulnerability to climate change is not just a function of geography or dependence on natural resources. तो कह रहे कि अगर climate change से हमें असर पड़ रहा है तो ये सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं है या नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी की बात नहीं है. It also, so pay attention to such transition words, has social, economic and political dimensions which influence how climate change affect different groups. तो सिर्फ ऐसा नहीं कि geographical factor या natural resources हैं, climate change का impact social factors पे भी होता है, economic पे भी होता है, political पे भी होता है, जिससे climate change अलग अलग groups पे impact create करता है. तो किन किन factors पे impact आता है, those pointers have been discussed. पुअर पीपल रेयरली हैव एनी इंश्योरेंस. रेयरली मतलब ना के बराबर, हार्डली. तो पुअर पीपल के पास क्या है कि कोई इंश्योरेंस नहीं है, राइट. तो अगर सपोज कोई ड्राउट आ गया या फ्लड आ गया तो फिर उनके पास इंश्योरेंस नहीं है कि उनकी फसलें खराब हो जाएं तो वो कुछ क्लेम ले सके. टू कवर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक ड्राउट मतलब सूखा पड़ना होता है जहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है फूड की. फ्लड्स तो बाढ़ आना होता है, सुपर साइक्लोन्स, तूफान एक्सेट्रा. द पुअर कम्युनिटीज आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू कोप मतलब मैनेज या हैंडल करना, ठीक है, विद द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज कुड पुश मेनी बियॉन्ड देयर एबिलिटी टू कोप और इवन सर्वाइव. तो कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. किससे स्ट्रगल कर रहे हैं? गरीबी से और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी मतलब चेंजेस से. तो अगर अभी वहां पर और उनका स्ट्रगल बढ़ गया क्लाइमेट चेंज की वजह से तो उनके लिए सर्वाइवल और कोप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इट इज वाइटल दैट दीज कम्युनिटीज आर हेल्प्ड टू अडेप्ट. तो अब क्या सजेशन दे रहा है ऑथर? कह रहा है कि ये जो कम्युनिटीज हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन कम्युनिटीज को हेल्प करो टू अडेप्ट. अडेप्ट करने का मतलब है टू एक्सेप्ट द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ नेचर. Adaptation is a process through which societies make themselves better able. तो मतलब आप एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनको तैयार करो ताकि वो क्लाइमेट चेंज को और उसके साथ एसोसिएटेड अनसर्टन फ्यूचर, मतलब आपको पता नहीं है ना कि क्लाइमेट चेंज आगे चल के क्या असर डालेगा, उसको वो हैंडल करने के लिए तैयार रहें, ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट.
Now, let's come to the next paragraph. Adapting to climate change entails taking the right measures to reduce the negative effect of climate change. तो adapting to climate change का क्या मतलब है कि तुम वो right measures ले रहे हो ताकि negative effect of climate change को आप control कर सको by making appropriate adjustments and changes. So what does adapting to climate change means? आपसे पूछे इसका क्या मतलब होता है तो आप यहाँ पर आ जाएंगे कि adaptation का मतलब है कि तुम क्लाइमेट चेंज से जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए तुम तैयार रहो. दीज रेंजेस फ्रॉम, ये जो चेंजेस आपको करने हैं या एडजस्टमेंट्स करने हैं, ये क्या रेंज करते हैं? ये टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस पे जैसे इंक्रीज सीड डिफेंसेस और फ्लड प्रूफ हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स टू बिहेवियरल चेंज. तो एक तो तुम टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हो, तो क्या रेंज होगी कि भाई एक तो मैंने टेक्नोलॉजी की मदद से खुद को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लिया, या फिर बिहेवियरल चेंज हो सकता है. जैसे अगर गर्मी बहुत है तो तुम लोगों को जागरूक कर दो कि पानी का यूसेज कम करे, तो ये बिहेवियर में चेंजेस लाने का तरीका है. अब उसने कहा टेक्नोलॉजी और बिहेवियरल चेंजेस. अब इसके बाद और क्या बोल रहा है ऑथर? अदर स्ट्रैटेजीज. तो बाकी स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं कि आप अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंक्लूड कर दे. तो आपसे पूछा जाए कि अडेप्टेशन के बारे में ऑथर ने क्या क्या चीजों का डिस्कशन किया है. सो यू हैव ऑल द पॉइंटर्स हियर, राइट. वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करिए, इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस ऑप्शंस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. तो लिस्ट देके क्वेश्चंस को क्रिएट किया जा सकता है. Because of the speed at which climate change is happening due to global temperature rise, it is urgent that the vulnerability of developing countries to climate change is reduced and their capacity to adapt is increased and national adaptation plans are implemented. तो बेसिकली कह रहे हैं कि जिस स्पीड से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल टेम्परेचर्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ये अर्जेंट हो गया, मतलब जिस पे तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है. क्योंकि वल्नरेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में इम्पैक्ट आ सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो हम रिड्यूस करना चाहते हैं और उनकी कैपेसिटी किस तरह से वो इस सिचुएशन से खुद को अडेप्ट कर सके. तो यहां पर क्या जरूरी है कि नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स आर इंप्लीमेंटेड. ठीक है, तो क्या जरूरी है? नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स को आप इंप्लीमेंट करो. ठीक है, चलिए. सो कम्युनिटीज मस्ट बिल्ड देयर रेजिलियंस. रेजिलियंस होता है कि आप कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहते हो, इंक्लूडिंग अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज वाइल मेकिंग द मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज. तो यहाँ पे क्या है कि आप टेक्नोलॉजी की यूज तो करिए ही करिए, पर जो आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपके बड़े बूढ़े लोग कहते हैं आपकी सोसाइटी में, आप ट्रेडिशनल नॉलेज को भी यूटिलाइज करो. ठीक है. सो एंड डाइवर्सिफाइंग, डाइवर्सिफाई मतलब फैलाना होता है, राइट, विस्तृत करना जिसको हम कहते हैं. देयर लाइवलीहुड. सो हाउ यू आर मेकिंग मनी, वो यू शुड हैव वेरियस वेज टू डू दैट टू कोप विद करंट एंड फ्यूचर क्लाइमेट स्ट्रेस. तो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार अगर कोई पर्सन है जो सिर्फ खेती कर रहा है तो उसका बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हो जाएगा क्लाइमेट पे, पर वो अगर बहुत तरीकों से पैसा कमा रहा है, कोई बिजनेस भी कर रहा है, तो उसके पास मीन्स ऑफ इनकम रहेंगे. इवन इफ यू नो देयर इज पुअर वेदर, तो उसके पास अलग मीन्स रहेंगे टू मेक मनी. सो दैट्स व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे. सो लोकल कोपिंग स्ट्रैटेजीज एंड नॉलेज नीड्स टू बी यूज्ड इन सिनर्जी विद गवर्नमेंट एंड लोकल इंटरवेंशंस. तो अगर आपके पास लोकल कोई स्ट्रैटेजी है जिससे आप डील कर सकते हो, तो गवर्नमेंट की मदद से और लोकल स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप सिनर्जी, सिनर्जी मतलब सिंक्रोनाइजेशन में आप बढ़िया स्ट्रैटेजीज को प्लान कर सकते हो. सो नीड ऑफ अडेप्टेशन इंटरवेंशंस डिपेंड्स ऑन नेशनल सर्कमस्टेंस. तो आपको किस तरह के अडेप्टेशन प्लान्स की जरूरत है, राइट, ये किस पे डिपेंड होता है कि आपकी नेशनल सर्कमस्टेंस या सिचुएशन क्या है. Right, so you can read this. If you wish to read it on your own, you can pause the video, and those of you would want to do parallelly could follow along. There's a large body of knowledge and experience within local communities. तो अब ऑथर कह रहा है कि जो लोकल लोग हैं ना, लोकल कम्युनिटीज है, उनके पास बहुत सारी नॉलेज है, राइट, और एक्सपीरियंस है जिसको आप यूज कर सकते हो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को मैनेज करने के लिए. Local communities have always aimed to adapt to variation in their climate. Local coping strategies are important element of planning for adaptation. तो जब भी आप adaptation की planning कर रहे हो तो आपको local strategies को implement करना है. मतलब बार बार author कह रहा है कि आप technology के साथ जो वहाँ के लोगों की local knowledge और awareness है उसको utilize करिए. Traditional knowledge can help to provide efficient
एफिशिएंट मतलब इफेक्टिव, अप्रोप्रिएट मतलब राइट, एंड टाइम टेस्टेड यानी कि जो समय के साथ परखी जा चुकी हैं वो वाली एडवाइसेस को फॉलो करिए, एंड इनेबलिंग अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इन कम्युनिटीज हु आर फीलिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. So basically in the entire paragraph the author said that climate change is basically something which is requiring immediate attention, और especially the people who are poor उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पे अडेप्टेशन प्लान की ज़रूरत है so that they can cope and manage with it. And then in making the plan it is very important that you take into consideration the technologies also, and you use the local knowledge जिससे कि आप जो adaptation plans है वो effectively बना सकें, right? So that's the passage all about, nothing very fancy, बहुत difficult नहीं है, flow of ideas भी easy to maintain है. Now we can come to the questions. So the first question says, to address the challenge of climate change developing countries urgently require, तो उनको क्या करना चाहिए क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स, हाँ ये तो करना चाहिए, इसको रख लेते हैं. शॉर्ट टर्म प्लान्स के बारे में ऑथर नहीं कहता कि छोटा सोचो, राइट? वो तो कह रहा है कि डाइवर्सिफाई करो पैसा कमाने के तरीके और इंटीग्रेट करो ट्रेडिशनल नॉलेज. तो सिर्फ छोटा सोचने का विजन नहीं है ऑथर का, तो बी एलिमिनेट कर देंगे. अडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, तो जब नेशनल अडेप्टेशन प्लान बन रहा है तो इसमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी ऐड हो रहे हैं और ट्रेडिशनल नॉलेज भी ऐड हो रही है. तो अगर आप देखोगे बिटवीन ए एंड सी, ए चॉइस में सी वाला पॉइंट इंक्लूड होता है, सो वी कैन एलिमिनेट सी. इम्पोजिशन ऑन क्लाइमेट चेंज टैक्स, तो इस तरह के किसी टैक्स की ऑथर ने बात नहीं करी, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी चॉइस ए. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So given below are the factors of vulnerability of poor people to climate changes. Select the options that contain the correct answer. तो poor people ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं climate change से. क्या क्या reasons है जिनकी वजह से वो बेसिकली स्ट्रगल कर सकते हैं? तो उनका नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंस है, राइट? तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट? और उसके बाद उनके पास पैसा नहीं है, ये वाला पॉइंट भी करेक्ट है, राइट? तो हमें पॉइंट 1 और 3 तो चाहिए ही चाहिए, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो लैक ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज है, आप ये नहीं कह सकते, राइट? तो फोर्थ वाला तो ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कहीं नहीं बोला जा रहा कि उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है. फोर्थ पॉइंट नहीं इंक्लूड हो सकता, और बाकी सारे फैक्टर्स रेजोनेट करते हैं, तो सिर्फ 3 ओनली विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. सो वील गो फॉर डी, बिकॉज फोर्थ इज नॉट मेकिंग सेंस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड are, so we will pick D as the right answer. Now let's come to the next question. This question says that which of the following is against the idea portrayed in the passage. ठीक है, सो अगेंस्ट मतलब ऑपोजिट बात कर रहा है, उलट बात कर रहा है. सही, अगेंस्ट का मतलब है इट इज गोइंग अगेंस्ट द पॉइंट डिस्कस्ड इन द पैसेज. ठीक है, so see this coordination between regional and national efforts is necessary. तो यहाँ पर टाइपो एरर है, इसको हम एक साथ रीड करेंगे. इसको चॉइस डी सी बना दीजिए और इसको डी, एंड लेट्स रीड दिस. सो द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्टर्स ऑफ प्रिवेलिंग नेशनल सर्कमस्टांसेस. जबकि जो ऑथर कह रहा है कि अगर आप अडेप्टेशन प्लान बना रहे हो तो आपको नेशनल सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करना पड़ेगा. तो इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, ऑथर के अगेंस्ट बात करता है, इस चॉइस को हम रखते हैं. सोशल डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल्सो नीड टू बी अप्रिशिएटेड. सो ये वाला पॉइंट तो इंक्लूडेड है, अगेंस्ट नहीं जा रहा. कंबाइनिंग ट्रेडिशनल नॉलेज विद टेक्नोलॉजी इज द नीड ऑफ द आवर. ऑथर तो थ्रू आउट इस पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है. तो ऑथर ये पॉइंट बोल रहा है कि अगर आप एक कोई अडेप्टेशन प्लान बना रहे हो तो नेशनल सिचुएशन के साथ बनाओ, कंसिडरेशन में ले रहा है. डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट द आइडिया इज सजेस्टेड इन द टेक्स्ट. सो वील पिक बी एज द आंसर. ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द ट्रेडिशनल नॉलेज शुड बी यूज थ्रू, तो सरकार और लोकल इंटरवेंशंस की मदद से, राइट? ऐसा पैसेज ने स्टेट किया. तो इम्प्रूवमेंट इन नेशनल सर्कमस्टांसेस नहीं, क्लाइमेट चेंज का बात ही नहीं हुई है. डिसमिनेशन मतलब स्प्रेड नहीं. सो हाउ इट शुड बी यूज थ्रू, ये थ्रू एक क्रूशियल वर्ड है कि व्हाट इज द मीडियम टू यूज इट. सो व्हाट विल वर्क वेल, बी विल वर्क वेल. सो वील पिक बी एज द राइट आंसर. ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करना एंड डू पुट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, राइट। आई जस्ट स्टेप असाइड ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को देख सको, राइट। एंड डू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग हार्ड एंड स्टे कंसिस्टेंट। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, सी यू सून।